वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज हम करने वाले हैं बच्चों अपना क्लास 10th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बच्चों आपका, ये वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से होता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 7 महाद्वीप हैं और 7 में से एक महाद्वीप है यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से होता है, ये जानना है हमें। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बच्चों देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं बच्चों, या देशभक्ति की भावना को भी राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये जो भावना है बच्चों, ये कैसे विकसित होती है यूरोप के अंदर। तो चलिए अपना चैप्टर करते हैं शुरू। सबसे पहले आप एक पिक्चर देखते हैं बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये पिक्चर है। देखिए यहाँ पे लंबी कतारों में कुछ लोग लगे हुए हैं जो मार्च कर रहे हैं, और अलग अलग तरह के झंडे इनके हाथों में हैं बच्चों। आप देख सकते हैं आसानी से अलग अलग तरह के झंडे इनके हाथों में हैं। और इनमें से कुछ लोगों ने, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, अपनी कुछ पारंपरिक पोशाकें पहन रखी हैं बच्चों, जो इनके देशों में पारंपरिक रूप से पुराने समय से चली आ रही है। ऐसी कुछ पोशाकें पहन रखी हैं और सभी वर्गों के लोग इस समूह में जुड़े हुए हैं बच्चों, स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी धर्मों के लोग। और ये स्वतंत्रता की देवी की एक प्रतिमा है जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता की देवी। इसकी ये वंदना कर रहे होते हैं बच्चों। इस देवी के एक हाथ में है बच्चों ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में है बच्चों मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। यहाँ पर आप देखिए कुछ टूटे हुए टुकड़े, कुछ अवशेष आपको गिरे हुए दिखेंगे। ये उन राजाओं के महलों के हैं, उनके राजमुकुटों के हैं जो वो पहनते थे, इस्तेमाल करते थे। इसका अर्थ है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और वो स्वतंत्र देश चाहती है, जिससे निरंकुश जो राजाओं की सत्ता है वो अब जा चुकी है। और इस दृश्य को देखते हैं आसमान से ईसा मसीह और फरिश्ते, जो देखते हैं कि सारी जो दुनिया है वो एक साथ मिलकर खड़ी हुई है, सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो चित्र है बच्चों, ये फ्रांस के एक कलाकार थे फ्रेडरिक सरियू, उन्होंने ये चित्र बनाया था। और ये चित्र उनके सपनों का चित्र है, जैसा वो समाज चाहते थे उस समाज का ये चित्र बना हुआ है बच्चों। ये पहला चित्र है जो इस बुक में दे रखा है। ये एक ऐसा समाज देख रहे हैं बच्चों अपने सपनों में, जिसमें सभी देश आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, सभी लोग आपस में एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। इसको कहा जाता है बच्चों कल्पनादर्श या यूटोपिया। दुनिया में सभी जो लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए हैं, लेकिन जो फ्रेडरिक सरियू है वो देखते हैं कि सभी देश आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। और ऐसी सोच को, ऐसी कल्पना को कहा जाता है यूटोपिया बच्चों। ऐसे समाज की इसमें कल्पना की जाती है जो कि इतना आदर्श होता है, इतना परफेक्ट होता है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है बच्चों। इसमें एक शब्द दे रखा है बच्चों निरंकुशवाद, जो मैंने अभी आपको बताया कि निरंकुश शासनों के टुकड़े टूटे हुए थे। तो निरंकुश शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है, ऐसा शासन होता है, ऐसी सरकार होती है जिस पर कोई अंकुश नहीं होता बच्चों, जो किसी चीज़ को नहीं मानता, सिर्फ सेना के बल पर वो कुछ भी कर जाता है और अपनी जनता का हमेशा दमन करता है, उनको कुचलता है, उनको दबाता है, उनको कोई अधिकार नहीं देता। तो ऐसी शासन व्यवस्था कहलाती है बच्चों निरंकुशवाद। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जो ये राष्ट्रवाद का विचार है बच्चों, ये सबसे पहले यूरोप के एक देश में आया जिसका नाम था फ्रांस। ये बहुत ही खूबसूरत देश है यूरोप का फ्रांस। तो फ्रांस में क्या होता है बच्चों कि 1789 में एक क्रांति होती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा था बच्चों लुईस 16वां, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। लुईस 16वां ये बहुत ही अत्याचारी, क्रूर और एक अयोग्य राजा था बच्चों, निरंकुश राजा था। तो इस निरंकुश राजा से जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो इसका विद्रोह करती है और एक क्रांति होती है 1789 में, जिसको कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति। उस विद्रोह को ही बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। इस विद्रोह को ही फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो राजा था यहाँ का लुईस 16वां, ये निरंकुश राजा था
और जनता जो है अब इस निरंकुश राजा के राजतंत्र को उखाड़कर फेंक देती है और जनता स्वयं राष्ट्र का गठन करती है, यानी सरकार का गठन करती है। अब फ्रांस के अंदर जो सरकार है वो जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है और ये राष्ट्रीय एकता के लिए सरकार कुछ कदम उठाती है बच्चों। सबसे पहला कदम उठाती है ये कि ये फ्रांस की जो भूमि थी उसको पितृभूमि कहती है और जो लोग रहते थे उनको नागरिकों की संज्ञा दी जाती है। इससे पहले जो ये शब्द हैं पितृभूमि, मातृभूमि या नागरिक जैसे शब्द विश्व में कहीं इस्तेमाल नहीं होते थे। और ये एक संविधान की भी रचना करते हैं, एक संविधान बनाते हैं जिस संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर ये जो राष्ट्रध्वज था उसको उतार देते हैं और नया राष्ट्र का तिरंगा चुनते हैं। एक स्टेट जनरल संगठन था जो सरकार को चलाता था, उसका नाम बदलकर यहाँ पर ये सरकार कर देती है नेशनल असेंबली और इसका जो चुनाव है वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता है। सक्रिय नागरिक वो नागरिक होते हैं बच्चों जो टैक्स पे कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो टैक्स पे करते थे सरकार को। फ्रांस के अंदर केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था, बाकी कोई वोट नहीं दे सकता था। फिर क्या करती है ये जो सरकार है, ये बच्चों केंद्रीय सरकार की स्थापना करती है। फ्रांस के अंदर सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान रखा जाता है। जो आयात निर्यात यहाँ पे होता था व्यापार के द्वारा, उस पर सारे शुल्क, सारे टैक्स हटा दिए जाते हैं और पूरे फ्रांस में नापतोल की एक ही व्यवस्था लागू की जाती है। जहाँ पहले क्रांति से पहले अलग अलग नापतोल की व्यवस्थाएं थी, अलग अलग करेंसी थी, उन सबको बंद कर दिया जाता है और नापतोल की एक समान व्यवस्था पूरे फ्रांस में लागू कर दी जाती है। और क्षेत्रीय जो बोलियां यहाँ फ्रांस के अंदर बोली जाती थी उनको भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता और केवल फ्रेंच भाषा को ही, पेरिस में जो बोली जाती थी फ्रेंच भाषा, उसी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है। साझा भाषा के रूप में उसको अपनाया जाता है। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे बच्चों, इन्होंने घोषणा की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य है कि अब वो पूरे यूरोप में जो निरंकुश शासक है, निरंकुश राजा है, उनसे यूरोप की जनता को मुक्त कराए। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि फ्रांस की इन घटनाओं की खबर पूरे यूरोप में पहुंच जाती है और पूरे यूरोप में जो छात्र होते हैं, जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो जैकोबिन क्लबों की स्थापना करते हैं जो इन बदलावों को शुरू करते हैं, जो निरंकुश राजाओं के प्रति विरोध करते हैं उनका और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो ऐसे जैकोबिन क्लबों की वहाँ पर स्थापना पूरे यूरोप के अंदर होना शुरू हो जाती है। अब इस कहानी के अंदर आता है बच्चों एक हीरो जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये बच्चों फ्रांस की सेना में सेनापति थे और जो कि 1799 में ये फ्रांस की राजनीति में एंट्री करते हैं और फ्रांस के राजा बन बैठते हैं, सम्राट बन बैठते हैं। जब नेपोलियन आता है फ्रांस के अंदर बच्चों, तो वहाँ पर प्रजातंत्र था, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पे थी। और ये नेपोलियन क्या करता है, प्रजातंत्र को ख़त्म कर देता है और राजतंत्र को वहाँ पर दोबारा से लागू कर देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है बच्चों, ये पुराने जो नेता थे वहाँ के, राजा थे वहाँ के, वो थे निरंकुशवादी। ये निरंकुशवादी नहीं था, लेकिन ये क्या करता है कि वहाँ पे फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे सुधार करता है जिससे फ्रांस का जो शासन है, फ्रांस की जो व्यवस्था है बच्चों, वो कुशल बन सके। फ्रांस बहुत अच्छे से तर्कसंगत तरीके से, कुशलता से राज कर सके, अपनी जनता के विकास के लिए कार्य कर सके, फ्रांस को और आगे ले जा सके। जब ये राजा बनता है नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में, तो ये एक कानून बनाता है जिसको कहा जाता है 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता। नेपोलियन क्या करता है बच्चों कि जन्म के आधार पर जो वहाँ के कुलीन और पादरी वर्ग को, कुलीन होता है बच्चों राजा से जुड़े हुए लोग, उसके रिश्तेदार, और पादरी वर्ग जो चर्च में काम करता था उसको, जन्म के हिसाब से वहाँ पर इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था बच्चों, ये टैक्स फ्री होते थे और जो आम जनता थी वहाँ की, जो किसान थे, गरीब थे, वही सारा टैक्स
देते थे। तो नेपोलियन सबसे अच्छा काम करता है कि इनके विशेष अधिकारों को बच्चों, इनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर देता है और कानून के समक्ष सबको बराबर रखता है और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बना देता है। यानी कि अगर कोई किसान है और उसके पास संपत्ति है तो वो अपनी संपत्ति को अपने पास रख सकता है, जो कि लुई 16 के समय पर नहीं था। फिर क्या होता है बच्चों, डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन क्षेत्रों पर भी नेपोलियन आक्रमण करता है और इन क्षेत्रों के जो राजा थे, निरंकुश राजा थे, उनको हटा देता है और खुद वहाँ का राजा बन बैठता है, जिससे ये वहाँ पर भी ये सारे सुधार जो इसने फ्रांस के अंदर किए थे उनको करता है और इन क्षेत्रों का जो विभाजन है उसको भी सरल बना देता है। और यहाँ पर एक प्रथा थी सामंती व्यवस्था, जो किसानों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। किसानों को ये जो सामंत थे, ये जो जमींदार थे, ये इनको अपना दास बना के रखते थे। तो इस व्यवस्था को भी जो नेपोलियन है वो ख़त्म कर देता है और इन किसानों की मुक्ति कराता है। फिर शहरों में जो कारीगर थे, जो व्यापारी थे, उन पर भी बहुत तरह के टैक्स लगा रखे थे सरकार ने, तो उन टैक्सों को भी ये हटा देता है और यातायात के बहुत अच्छे संसाधन बनाता है, सड़कें बनवाता है, बहुत सारे विकास वहाँ पे करता है। संचार की सुविधाओं का भी विकास करता है, जिससे जनता जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। नेपोलियन यहाँ पर बहुत सारे सुधार करता है बच्चों फ्रांस के अंदर और कुछ ऐसे कानून बनाता है जो आज भी फ्रांस के अंदर लागू किए जाते हैं, माने जाते हैं। इसीलिए नेपोलियन को इस कहानी का हीरो कहा जाता है बच्चों। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से होता है बच्चों? जब नेपोलियन दूसरे राज्यों से युद्ध कर रहा था और वहाँ के निरंकुश राजाओं को हटा रहा था, तो साथ में ही ये राष्ट्रवाद के विचारों को भी उन राज्यों में ले जा रहा था। यूरोप में आज जो राष्ट्र राज्य हम देखते हैं ना बच्चों, वो उस समय पे नहीं थे। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जिनको आज हम कहते हैं, उस समय ये एक राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं थे यूरोप के नक्शे में। ये उस समय राजशाहियों, डचियों और कैंटों में बटे हुए थे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर भी निरंकुश राजा जो हैं वो राज करते थे। ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, बहुत सारी जातियों में बटे हुए थे और कई समूहों में, जैसे कि टिराल, बोहेमिया, लाम्बर्डिया, विनेशिया, इस तरह से ये बटे हुए थे। इन सब समूहों का आपस में बंधने का एकमात्र कारण था बच्चों, एकमात्र तत्व था वहाँ का जो सम्राट था उसके प्रति इनकी निष्ठा या उसके प्रति इनका डर। केवल ये इसी वजह से साथ में रहते थे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कुलीन वर्ग और नया वर्ग। कुलीन वर्ग मैंने आपको बताया कि राजा के जो सगे संबंधी थे उनको ही कुलीन वर्ग कहा जाता है। फिर एक नया वर्ग जन्म लेता है इस समाज में, उसको कहा जाता है बच्चों मध्यम वर्ग। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो जो ये कुलीन लोग थे ना बच्चों, ये बहुत शक्तिशाली थे और लगभग 90% ज़मीन के मालिक थे यूरोप के अंदर। और ये मुट्ठी भर लोग पूरे यूरोप पर शासन करते थे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली वर्ग था। ये जो वर्ग था बच्चों, ये आपस में ही शादियाँ करता था, आपस में फ्रेंच भाषा में ये बात करते थे लोग, और काफ़ी शक्तिशाली ये वर्ग था। लेकिन संख्या में बहुत कम था, बहुत थोड़े ये लोग यूरोप के अंदर थे। ज़्यादातर जो जनसंख्या थी बच्चों यूरोप के अंदर, वो थी किसानों की, जो गरीब होते थे, बेरोज़गार होते थे। तभी यहाँ पे एक नया मध्यम वर्ग जन्म लेता है बच्चों। वो किस तरह से जन्म लेता है? पश्चिम और मध्य यूरोप में उस समय बच्चों औद्योगिक क्रांति हो रही थी और औद्योगिक क्रांति से अब औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, व्यापार विकसित हो रहा था, शहरों का निर्माण वहाँ पे हो रहा था। और तभी एक नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आता है, समाज के एक नया वर्ग उभरता है, उसको कहा जाता है श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग में बच्चों थे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। सेवा क्षेत्र के लोग होते हैं बच्चों जैसे कि टीचर हो गए, ठीक है, वकील और डॉक्टर। तो इस तरह के लोग इस मध्यम वर्ग में शामिल होते थे, सेवा क्षेत्र के लोग इनको कहते हैं। तो कुलीन विशेष अधिकारों की जो ये मध्यम वर्ग है, ये इनकी समाप्ति चाहता था बच्चों, ये इनके विरोध में था।
इन कुलीन विशेष अधिकारों की ये समाप्ति चाहता था, क्योंकि ये लोग शिक्षित थे और इनका मानना था कि अधिकार जो होते हैं वो काबिलियत से मिलते हैं। राजा के घर पैदा होने से कोई राजा नहीं बनता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं। तो जो ये मध्यम वर्ग था ना बच्चों, इसी से पैदा होते हैं उदारवादी, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद को की मांग करते हैं यूरोप के अंदर। उदारवाद शब्द जो है बच्चों वो लिबरलिज्म शब्द लैटिन मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है बच्चों आज़ाद। और मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था बच्चों व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी से। ये उदारवाद को मानते थे। उदारवादी क्या चाहते थे कि राजनीतिक रूप से भी ऐसी सरकारों पर जोर देते थे जो आम लोगों की सहमति से बनी हो, आम लोग वोट करें और फिर सरकार बने। ये ऐसी सरकार के पक्षधर थे, हिमायती थे। ये निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति चाहते थे और चाहते थे कि संविधान बनाया जाए और संविधान वो प्रतिनिधि बनाए जिनको जनता चुन के लाए। कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में भी हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है बच्चों, फ्रांस के अंदर वोट देने का जो अधिकार है वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। यहाँ पर जो लोग गरीब थे, जो गरीब पुरुष होता था बच्चों, निर्धन जो व्यक्ति होता था वो वोट नहीं दे सकता था, क्योंकि वो सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहा है। और ना ही यहाँ पे बच्चों महिलाओं को कोई वोट देने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाएं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था फ्रांस के अंदर बच्चों। नेपोलियन ने भी क्या किया था कि जो नेपोलियन संहिता बनाई थी, नेपोलियन कोड बनाया था, उसमें भी महिलाओं को पिताओं और पतियों के अधीन रखा गया था बच्चों। उनको एक स्वतंत्र नागरिक नहीं समझा जाता था उस समय फ्रांस के अंदर। और आर्थिक भी ये सुधार चाहते थे उदारवादी। ये चाहते थे कि जो बाज़ार हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए। जो सामान आता है जाता है बिकने के लिए, उस पर सरकार का, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो सब नियंत्रण खत्म कर देने चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक क्लब बनाया गया जिसको कहा गया जोल्वेराइन क्लब। ये जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ स्थापित किया गया था बच्चों। इस संघ का उद्देश्य था कि जो भी सामान व्यापार होता है उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था व्यापारियों को, उससे इसको राहत मिले और सभी जो राज्य है वो आसानी से व्यापार करते रहे। नेपोलियन ने बच्चों 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, क्योंकि जर्मन जो है वो बच्चों 39 राज्यों में टूटा हुआ था। जैसे कि हमारा देश स्वतंत्रता से पहले रियासतों में टूटा हुआ था ना, ठीक वैसे ही जर्मनी भी एक होने से पहले 39 राज्यों का एक समूह था। 39 अलग अलग राज्य थे जिनको एक समूह बना दिया था नेपोलियन ने। जर्मन महासंघ उसको कहा जाता था बच्चों। 39 राज्यों का जर्मन महासंघ ये बनाया था नेपोलियन ने। और जोल्वेराइन जो संघ था वो ऐसा संघ बनाया गया था जिसने सीमा शुल्कों को खत्म कर दिया था। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 वो समय है बच्चों जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, और नेपोलियन जब हार गया था तो यूरोप के अंदर बच्चों रूढ़िवादी सरकारें वापस आ गई थी। यानी कि वो जो थी ना राजतंत्र वाली सरकारें, निरंकुश वाली सरकारें, वो वापस से यूरोप के अंदर आ जाती हैं। रूढ़िवाद शब्द से अर्थ है हमारा बच्चों कि जो लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए थे। रूढ़िवादी ऐसे लोग थे जो अपने पुराने दर्शन में, पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते थे, पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे। ये तेज बदलाव की बजाय बच्चों धीरे धीरे विकास को मानते थे, उसको प्राथमिकता देते थे। ये चर्च को मानते थे, सामाजिक ऊंच नीच को मानते थे और संपत्ति जैसे परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखने में विश्वास करते थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी गरीब के पास कोई संपत्ति हो। इनके अनुसार केवल और केवल कुलीन वर्ग के पास ही संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये भी जानते थे कि जो क्रांति से पहले का यूरोप था, फ्रांस था, दोबारा उसको वैसा नहीं बनाया जा सकता,
क्योंकि इन्होंने नेपोलियन ने जो सुधार किए थे ना, उससे इन लोगों ने शिक्षा ली थी कि जितने हम आधुनिक रहेंगे, आधुनिक तरीके से हम राज करेंगे, उतना ही हमारा शासन जो है वो मजबूत रहेगा। ये सारे जो मिलकर रूढ़िवादी थे बच्चों, ये एक मीटिंग करते हैं वियना में ये एक मीटिंग करते हैं जिसको कहा जाता है वियना कांग्रेस। 4 दोस्त हैं जो मिल के नेपोलियन को हराते हैं। पहले ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलकर ही नेपोलियन को हराते हैं। और फिर ये चारों मिलकर ही 1815 में वियना में एक समझौता करते हैं जिसको वियना कांग्रेस कहा जाता है। इन्होंने नेपोलियन को हराया, फिर ये वियना में मिले, यहाँ पर इन्होंने सम्मेलन किया। इस सम्मेलन की जो मेज़बानी की बच्चों, वो की ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने, जो यहाँ पर एक विलन का काम करते हैं। इन्होंने वियना संधि के 1815 में, जिसका उद्देश्य था बच्चों, नेपोलियन ने जो सुधार किए थे, नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे में जो बदलाव किया था, यूरोप में जो बदलाव किया था, जो सुधार किए थे, उनको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका जो निभाता है, वो निभाता है ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रधानमंत्री ड्यूक मेटरनिख। ये सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश को सत्ता में दोबारा से बहाल कर देते हैं, यानी उसी राजवंश को, उसी निरंकुश राजवंश को ये दोबारा सत्ता में ला देते हैं, उसको गद्दी पर बिठा देते हैं, जिसको क्रांति में हटा दिया गया था। फिर ये करते हैं कि फ्रांस की सीमाओं को कम कर देते हैं। फ्रांस ने जो क्षेत्र जीते हुए थे, वो क्षेत्र आपस में मिलकर ये बांट लेते हैं, और नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे देश फ्रांस की सीमाओं पर गठित कर देते हैं, जिससे भविष्य में जो है वो फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके, वो किसी दूसरे देश पर कब्जा ना कर ले, अपनी सीमाओं को ना बढ़ा ले। और प्रसा को पश्चिमी सीमाओं पर नए इलाके ये देते हैं। कुछ हिस्सा जो इटली का था, उसको ये ऑस्ट्रिया को सौंप दे देते हैं। तो आपस में ये उस क्षेत्र को बांट लेते हैं जो नेपोलियन ने जीत के फ्रांस के अंदर लेकर आया था। लेकिन 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया था नेपोलियन ने, उसको ये बरकरार रखते हैं, उसको ये नहीं तोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्रांतिकारी। क्योंकि अब मध्यम वर्ग उभर चुका है, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, तो अब वो बन जाएंगे क्रांतिकारी। 1815 के बाद दमन की जो नीति थी वो चलाते हैं ये रूढ़िवादी लोग, और उससे डर के जो राष्ट्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो भूमिगत हो जाते हैं, यानी वो छिप कर काम करना शुरू कर देते हैं, वो खुलेआम अपना काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये रूढ़िवादी थे, ये बहुत सारे ऐसे कानून लागू कर देते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं, देश निकाला उनको दे देते हैं, जिससे ये अपने विचारों का जो है प्रसार प्रचार गुप्त तरीके से करते हैं और गुप्त संगठन भी बनाते हैं। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था वियना कांग्रेस का दुश्मन होना, या वियना कांग्रेस की जो व्यवस्थाएं थी उनका विरोध करना, और मुक्ति के लिए संघर्ष से इनका मतलब था कि अब राष्ट्र राज्यों की स्थापना होनी चाहिए। राष्ट्र राज्य जो थे वो टुकड़ों में ना टूटे रहें, राज्यों में ना टूटे रहें, उनको संघर्ष करके एक देश के रूप में बनाना था। ऐसे में यहाँ पर एक हीरो एंट्री करता है जिसका नाम है जैसुपे मैज़ीनी। ये इटली के एक यंग क्रांतिकारी थे जो कई संगठनों की स्थापना करते हैं, जैसे कि यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। इनके नाम कई बार आपसे पूछे जाते हैं। इन संगठनों की स्थापना करते हैं जैसुपे मैज़ीनी। इनका जन्म हुआ था इटली में, और ये इटली के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म होता है 1807 में जेनोवा में, और ये कार्बोनरी के गुप्त संगठन के एक सदस्य थे, जिससे लिंगुरिया में क्रांति करने के पश्चात उन्हें वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। उनका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई हैं, यानी कि जो राष्ट्र हैं वही मनुष्य का असली घर होते हैं, राष्ट्र होने ही चाहिए, देश छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटे रहें। इसलिए इटली को छोटे राज्यों की बजाय एक एकीकृत गणतंत्र होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा राष्ट्र बन जाना चाहिए, उसको छोटे टुकड़ों में टूटकर नहीं रहना चाहिए। और मैटरनिख ने इनके बारे में कहा था कि ये जो जैसुपे मैज़ीनी हैं, ये हमारी राज व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन हैं, क्योंकि ये सभी देशों को एकीकृत करना चाहते थे, ये रूढ़िवादिता के खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा है
क्रांतियों का युग। 1830 से 1848 का जो समय है बच्चों, उसको कहा जाता है यूरोप के इतिहास में क्रांतियों का युग। इस समय कई सारी क्रांतियाँ होती हैं यूरोप के अंदर। तो जैसे जैसे बच्चों रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी वो ताकतवर होती जा रही थी और यूरोप के अनेक क्षेत्रों में भी उदारवाद और राष्ट्रवाद जो है वो तेज़ी से उससे लोग जुड़ते जा रहे थे। इन क्रांतियों का जो नेतृत्व कर रहे थे बच्चों यूरोप के अंदर, वो थे प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और व्यापार से जुड़े हुए मध्यम वर्ग के लोग। तो जुलाई 1830 में दोबारा से एक और क्रांति होती है बच्चों फ्रांस के अंदर, जिसमें फ्रांस का जो राजा था बुर्बो राजवंश का, जिसको 1815 की वियना संधि के बाद बच्चों दोबारा से बुर्बो राजवंश को राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, उसको क्रांतिकारी उदारवादी जो हैं वो उखाड़कर फेंक देते हैं। उस सरकार को, बुर्बो राजवंश के शासन को उखाड़कर फेंक देते हैं और उसकी जगह पर अब वो लुई फिलिप को अध्यक्ष चुनते हैं और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार उसको राजा बनाया जाता है। वो निरंकुश होकर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो संविधान के अनुसार होकर राजपाट को चलाएगा। उस समय मैटरनिख जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी की थी जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका अर्थ है बच्चों कि जब फ्रांस में कोई घटना होती है तो उसका जो असर है धीरे धीरे कर पूरे यूरोप में फैल जाता है। यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को एक करने के लिए जो विचार चल रहे थे बच्चों, जो क्रांतियाँ चल रही थी, उसका असर यूनान पर भी पड़ता है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम यूनान पर पड़ता है। उस समय यूनान जो था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था बच्चों, और यूनान को हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। तो यूरोप में क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद की जो प्रगति हो रही थी, जो विचार हो रहा था, उससे यूनानियों को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी 1821 में अपने यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतियाँ करते हैं, विद्रोह करते हैं ओटोमन साम्राज्य का। और जो प्राचीन यूनानी संस्कृति थी ना बच्चों, उससे यूनान के लोग बहुत सहानुभूति रखते थे, बहुत प्रेम रखते थे, और पश्चिमी यूरोप के लोग भी इस संस्कृति से बहुत सहानुभूति रखते थे, प्रेम रखते थे, और यूनान की स्वतंत्रता का समर्थन भी ये लोग करते हैं। एक अंग्रेज कवि थे बच्चों, लॉर्ड बायरन, इन्होंने धन भी इकट्ठा किया था और युद्ध में, ये यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में ये भाग भी लेने जाते हैं, लड़ते भी हैं वहाँ पे जाके, और 1824 में इनको बुखार के कारण इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। लगभग 1832 में बच्चों कस्तूतुनिया की संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी जाती है और अब वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहता, वो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना का अर्थ होता है बच्चों दिल से जुड़ी हुई भावनाएं। राष्ट्र जो है वो सिर्फ तलवार, युद्ध या राजनीति से नहीं बनता, उसमें जो नागरिक होते हैं उनके दिलों की भावनाएं भी आपस में उसको उस देश से जोड़ के रखती हैं। राष्ट्र की जो भावनाएं हैं, लोगों के अंदर उनका विकास होता है। तो राष्ट्रवाद का जो विकास है वो केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होता, बल्कि उसमें कला का, काव्य होता है बच्चों हमारी कविताएं, कहानियों का, किस्सों का, संगीत का, और राष्ट्रवादी भावनाओं का, राष्ट्र प्रेम से मढ़े हुए गीतों का बहुत योगदान होता है इसमें। रूमानीवादी एक सांस्कृतिक आंदोलन था बच्चों, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना से विकसित हुआ था, और जो ये रूमानी कलाकार थे, कवि थे, ये तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा की जो है ये आलोचना करते थे, बुराई करते थे। उसकी जगह ये भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को, प्रेम को, इन सब को बहुत महत्व देते थे। जर्मन जो दार्शनिक थे उनके अनुसार सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित होती है, उसके लोकगीतों में होती है, लोक नृत्यों में होती है। भाषा भी एक हथियार की तरह काम करती है बच्चों, ये हम देख सकते हैं पोलैंड के एक उदाहरण में। जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी भाषा वहाँ पर जबरन लागू कर रखी थी, तो उस समय वहाँ के जो
पादरी थे, बिशप थे, वो इसका विद्रोह करते हैं और वो जो रूसी भाषा उसको नहीं बोलते हैं, वो उसकी बजाय जेल जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के, रूस के जो लोग थे, रूस का जो राजा था, उसके विरुद्ध संघर्ष के एक प्रतीक के रूप में देखी जाने लगती है। बहुत सारी क्रांतियाँ हो रही हैं बच्चों, और उसी समय में जनता जो है वो भूख से, कठिनाइयों से परेशान थी, और भूख और कठिनाइयों से परेशान थी, बेरोज़गारी से परेशान थी, तभी वो करती है जन विद्रोह। फिर से यूरोप के अंदर जन विद्रोह होता है, जहाँ पे जनता भड़क जाती है। 1830 का दशक था ना बच्चों, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं यूरोप के अंदर। जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, और गाँवों से जो लोग शहरों में काम करने आ रहे थे, जिसके कारण शहरों में बहुत भारी भीड़ हो जाती है, और नगरों में, शहरों में जो उद्योग थे, जो काम धंधे थे, वो बहुत कम हो जाते हैं। और इंग्लैंड से आयातित सामान यहाँ पर आने लगा था, जो मशीनों से बनाया जाता था, जिसके कारण भी बहुत सारे जो मज़दूर है वो बेरोज़गार हो जाते हैं यूरोप के अंदर, उनको काम नहीं मिलता है, क्योंकि मशीनों से बनाया गया माल यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। कपड़े से कटी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन यहाँ पर करना पड़ रहा था। और यहाँ पर था कि कुलीन वर्ग भी अब सत्ता में था, रूढ़िवादी भी अब सत्ता में थे, जहाँ पर किसान सामंती शुल्कों के, टैक्सों के बोझ के नीचे दबे पड़े थे। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। फसल जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ओले, बर्फ़, बारिश के कारण ख़राब होती जा रही थी, और गरीबी जो है वो फैलती जा रही थी। तो ये बहुत सारे कारण थे, जिसके कारण 1830 में होता है बहुत बड़ा जन विद्रोह। 1845 में ठेकेदारों और बुनकरों को कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा बहुत ही कम दामों पर खरीदते थे, जिससे 4 जून को बुनकरों की एक भारी भीड़ ठेकेदार की कोठी पर पहुंच जाती है। और वो क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, और भीड़ ने घर में घुसकर सामान तोड़ दिया, कपड़ों के भंडार लूट लिए, और ठेकेदार पड़ोस के गांव में भाग गया और सेना बुलाकर लौटा। इस टकराव में 11 बुनकरों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा ही विद्रोह होता है बच्चों पेरिस के अंदर। 1848 में पेरिस के अंदर भी एक जन विद्रोह होता है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कमी हो जाती है, बहुत बड़े रूप में बेरोज़गारी फैली होती है, बहुत बड़े स्तर पर बेरोज़गारी फैली होती है। पेरिस की सड़कों पर लोग उतर जाते हैं विद्रोह करने के लिए, विरोध करने के लिए लुई फिलिप का, और लुई फिलिप को भागना पड़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो लुई फिलिप है वो भी अच्छे से राजपाट को, शासन को, सरकार को नहीं चला पा रहा था, और जनता जो है वो भड़क जाती है गरीबी से, बेरोजगारी से और भूख से परेशान होकर। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा कर दी कि अब कोई राजा नहीं होगा, अब यहाँ पर गणतंत्र होगा, जनता के द्वारा सरकार बनाई जाएगी, और 21 वर्ष से ऊपर के जो सभी वयस्क थे उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, और काम की गारंटी भी दी जाएगी। और उस काम की गारंटी को पूरा करने के लिए, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर ऐसे कारखाने स्थापित किए गए। अब है बच्चों 1848 की उदारवादियों की क्रांति। तो उदारवादियों ने कैसे क्रांति की? 1848 में जब किसान और मजदूर भूख और बेरोजगारी से विद्रोह कर रहे थे ना बच्चों, तो उसी समय उदारवादियों ने स्थिति का फायदा उठाया और वो भी इनके साथ मिल गए। समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी इसके साथ चल पड़ी, जिसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरिया साम्राज्य के क्षेत्रों में जो उदारवादी थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने संविधान की तो मांग की ही कि अब जो राजा है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, सरकार जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगी, और साथ में इन्होंने अपने देशों का जो राष्ट्रीय एकीकरण करने की भी मांग की। जो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए थे बच्चों, उनको भी अब एक करने की ये लोग मांग करने लगे। और फ्रैंकफर्ट संसद में ये लोग इकट्ठा होते हैं और एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली यहाँ पर बनाई जाती है, जिसमें मतदान किया जाता है और जर्मन का एक संविधान लिखा जाता है। यहाँ पर एक अध्यक्ष थे प्रसा के, जिनका नाम था राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इनको जर्मनी का राजा बनाने की बात कही जाती है, लेकिन उसने संसद के अधीन रहने से मना कर दिया और इस शर्त को ठुकरा दिया।
क्योंकि वो उन रूढ़िवादी राजाओं के साथ था जो इसका विरोध कर रहे थे। और ये जो संसद है ये भंग हो जाती है। इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी बच्चों? महिलाओं ने भी आंदोलनों में खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था और अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए थे, अखबार भी शुरू किए थे। लेकिन जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उनको मताधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं रखा गया था और फिर फ्रैंकफर्ट संसद में केवल उन्हें दर्शक के रूप में खड़े होने दिया था। नारीवाद का अर्थ होता है बच्चों स्त्री पुरुष जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान हो, दोनों को समान अधिकार मिले और उनके हितों का ध्यान रखा जाए, तो उसी को कहा जाता है बच्चों नारीवाद। कुछ जो नेता थे वो मानते थे कि प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्यों के लिए बनाया है। पुरुष जो होते हैं वो सार्वजनिक कार्यों के लिए बने होते हैं, बाहर जाके काम करने के लिए, और महिलाएं जो होती हैं वो घर परिवार के लिए होती है। इसके विपरीत नारीवादी जो थे वो मानते थे कि ये स्वतंत्रता तब तक अविभाज्य है, अधूरी है, जब तक पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार न दिए जाएं। उन दोनों को ही समान अधिकार मिलने चाहिए। इसका परिणाम क्या होता है बच्चों की जो रूढ़िवादी ताकतें हैं 1848 में वो उदारवादी आंदोलनों को दबाने में कामयाब हुई, किंतु पुरानी व्यवस्था पूरी तरह ये बहाल नहीं कर पाई और ये दमन चक्र को समाप्त किया जा सके। इसलिए ये मानते हैं कि अब जो लोगों को है वो पूरी तरह से दबा के नहीं रखा जा सकता और इन्होंने यूरोप में भूदास, बंधुआ मजदूरी, इन सब को ख़त्म कर दिया और ज़्यादातर अधिकार हंगरी के लोगों को, ज़्यादा स्वतंत्रता इन लोगों ने दी, क्योंकि अब इनकी समझ में आ गया था कि जनता को और ज़्यादा दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसको और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो इनकी समझ में आ गया रूढ़िवादी ताकतों की, रूढ़िवादी राजाओं की, कि अब जनता को कुछ अधिकार हमें देने ही पड़ेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों अपना। आगे का जो चैप्टर है हमारा जो बच गया है उसको हम करेंगे अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।